देखो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करते हैं। सेट में डिमॉर्गन्स लॉ भी आता है हमेशा। डिमॉर्गन्स लॉ में आप जानते ही हो कि जैसे U इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। A इज इक्वल टू आपके पास है 2 4 6 8 और B बराबर क्या है, B बराबर क्या है 1 3 5 7 ऐसे है। ठीक है, तो A का डैश जब निकालोगे तो A का डैश U माइनस A होता है, जानते हो। तो जो कि वे एलिमेंट जो A में ना हो, तो 2 4 6 8 को छोड़ के कौन कौन एलिमेंट 1 3 5 7 9 ये आ गया। ठीक है, अब B डैश का मतलब तो जो एलिमेंट A में है वह वे जो एक एलिमेंट B में नहीं, A डैश में नहीं है, A डैश के एलिमेंट A में नहीं है। तो यदि कोई एलिमेंट A का है तो वह वही एलिमेंट A डैश में नहीं होगा। जैसे 2 बिलोंग इन A है कि नहीं है, 2 A का एलिमेंट है कि नहीं है। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश, A डैश में नहीं होगा, है क्या, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 3 बिलोंग इन A डैश है, 3 बिलोंग इन A डैश है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 3 A नहीं होगा। ठीक है, तो A डैश A का कॉम्प्लीमेंट सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, ये कहना चाहते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या बताए थे क्वेश्चन में, A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश, A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, तो इसको तो एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से कई बार दिए हैं टेस्ट में। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको प्रूव करने के लिए, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे प्रूव करेंगे। जब डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए आएगा तब एग्जाम्पल की मदद से थोड़ी प्रूव करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करने का क्या तरीका है, जैसे मान लो 2 सेट हैं, मान लो आपको एक सेट है A और दूसरा सेट है B। यदि A बराबर B, A इज इक्वल टू B सेट प्रूव करना है आपको, तो दो ये दिखाना पड़ता है कि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। A के सभी एलिमेंट B में कंटेन है और B के सभी एलिमेंट A में कंटेन है, तो A और B एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो जैसे A के एलिमेंट 1 2 है, 1 3 है, और B के एलिमेंट क्या है 3 1 है। तो A के पूरे एलिमेंट B में है, B के पूरे एलिमेंट A में है, तो A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B, A इज इक्वल टू B। A सबसेट B है और B सबसेट A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया B। ठीक है, तो यदि A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन है तो A सबसेट B कहलाएगा, और B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन है तो B सबसेट A कहलाएगा। तो जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इक्वल सेट नहीं है, देखो सेम एलिमेंट है, दोनों में इक्वल सेट है कि नहीं है। तो जब आपको एक तरीका ये है कि जैसे मान लो A सबसेट B प्रूव करना है, तो क्या करो X बिलोंग इन A लो और इस दी गई कंडीशन की मदद से ये दिखा दो कि S बिलोंग इन B। इसका मतलब A का जो आर्बिटेरी एलिमेंट है B में कंटेन है, तो जब A का आर्बिटेरी एलिमेंट B में कंटेन हो गया तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में कंटेन है, ये मान लिया जाता है। जैसे खिचड़ी के एक दाना लिए, गाँव में खिचड़ी जो पकाते हैं, तो एक दाना लिए चेक किए कि पकी है कि नहीं पकी है, यदि पकी है एक दाना पका हुआ है तो इसका मतलब पूरी खिचड़ी पकी है ना। तो A का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वही एलिमेंट क्या B में भी कंटेन है। यदि कंटेन हो गया तो कहेंगे कि A के पूरे एलिमेंट B में है, A के पूरे एलिमेंट B है। तो जब A के पूरे एलिमेंट B में है तो A सबसेट होगा B का, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। फिर हम क्या लेंगे B का कोई आर्बिटेरी Y बिलोंग इन B लेंगे और इसकी दी गई कंडीशन की मदद से दिखाएंगे कि Y बिलोंग इन A आ गया, तो इसका मतलब B के पूरे एलिमेंट A में भी कंटेन है, और जब B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन है तो क्या होगा B सबसेट A हो जाएगा। तो A सबसेट B भी है, B सबसेट A, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A इज इक्वल टू B, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू B हो जाएगा। एक दूसरे के सबसेट हैं, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों इक्वल सेट होंगे, क्या होंगे इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको प्रूव करना है कि जैसे A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, ये प्रूव करना है। तो हम इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, मान लो X बिलोंग इन क्या ले लिए A इंटरसेक्शन B का होल डैश,
और ये दिखाएंगे कि यही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। क्या दिखाने में कामयाब हो गए कि x बिलोंग इन ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें कंटेन हैं। तो क्या कहेंगे कि a इंटरसेक्शन b का जो डैश है वो सबसेट है ए डैश यूनियन बी डैश का। फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, मान लो बाई बिलोंग इन क्या ले लिए, ए डैश यूनियन बी डैश। यदि ये दिखा दिए कि बाई बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन b का होल डैश आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो इसका मतलब ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। ठीक है, अब ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। तो ये सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए कि नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट। क्या हो गए, इक्वल सेट। तो क्या दिखाना पड़ता है, एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ता है। दो सेट को इक्वल प्रूव करने का क्या तरीका है, एक दूसरे के सबसेट। तो यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, आगे तो बीएससी एमएससी सब पूरी मैथें पढ़ी है इसी पर। ठीक है, दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए पूरा बीएससी एमएससी में जितनी थ्योरम है सब में इसी प्रकार करना है। पहले सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और उसको दिखा दो कि वह दूसरे सेट में भी है, तो इसका मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है। फिर दूसरे सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, दिखाओ कि वे पहले सेट में भी कंटेन है, इसका मतलब दूसरे सेट के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है। लेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेकिन साबित क्या करेगा कि पहला हमें जैसे मान लिए ना एस बिलोंग इन ये लिए, इस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, अपनी इच्छा से एक एलिमेंट लिए संयोग बस, तो वे एलिमेंट दूसरे सेट में भी चला गया, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट दूसरे में हैं। अब दूसरे सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि पहले सेट में है, इसका मतलब दूसरे सेट के सब एलिमेंट पहले सेट में है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो क्या होंगे, इक्वल सेट। क्या होंगे, इक्वल सेट। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझा दिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेटमेंट if A and B are any two set, if A and B are any two set, then A यूनियन B का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट x1 बी एनी आर्बिट्रेरी बी एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। इस सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, दैट इज x1 बिलोंग इन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो जब x1 ए यूनियन बी के डैश का एलिमेंट है तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तब ए यूनियन बी में नहीं होगा। डैश में है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा, डैश हटा देने से, पता है ना है। यदि x बिलोंग इन ए डैश तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि x बिलोंग इन ए डैश, ए डैश ए में नहीं होगा, और जो कोई एलिमेंट ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, ये दोनों विरोधी हैं परस्पर। ठीक है, तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1, अब ये इम्प्लाइज चिन्ह लगाते जाओगे, इसी को और क्या लिख सकते हैं, तो s1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन है तो एंड लगाएंगे, जब डज नॉट रहेगा, और डज नॉट ना होता था आर लगाते। देखो यहाँ पे x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब यूनियन है तो मान लो डज नॉट ना होता, बिलोंग ही नहीं होता, तो यूनियन के लिए आर लगाते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड। लेकिन डज नॉट जब है तो यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए आर। ठीक है, तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है,
तो जब x ए में बिलोंग नहीं करता तो x1 किस में बिलोंग करेगा, ए डैश में। किस में बिलोंग करेगा, ए डैश में। तो x बिलोंग इन ए डैश एंड x बिलोंग इन बी डैश। तो एंड है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। x क्या ए डैश का भी एलिमेंट है और बी डैश का भी है, तो इंटरसेक्शन का भी होगा। जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो x1 इसको लिखोगे ना, x1। तो देखो x1 इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे a यूनियन b के डैश का। तो जो एलिमेंट a यूनियन b के डैश का एलिमेंट लिए थे वही एलिमेंट इस सेट में भी चला गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो दी गई कंडीशन की मदद से हम ये दिखाने में कामयाब हुए कि इसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो इसमें भी कंटेन है। इससे ये साबित हो गया कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें है। ठीक है, चावल का एक दाना पका है तो इससे साबित हो गया पूरे दाना पके हैं, भले चाहे पका हो। तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और वही एलिमेंट इसमें चला गया, इससे यह साबित हो गया कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो ये सबसेट हो गया इसका। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर x1 बिलोंग इन ए यूनियन बी का डैश वी गेट x1 बिलोंग इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इट मीन्स ए यूनियन बी का डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, अब दिखाएंगे कि वे एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। ठीक है, तब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, S2 ले लेते हैं उसको। अगेन लेट x2 बिलोंग इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो x2 बिलोंग इन ए डैश एंड S2 बिलोंग इन बी डैश, ऐसे। तो क्या होगा, तो S2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड S2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। बी डैश में है तो बिना डैश वाले में तो नहीं होगा ना। ठीक है, लिख ले। आ गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, x2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो इसका मतलब S2 बिलोंग इन ए यूनियन बी का डैश, ऐसे ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब देखो ये मिल गया, इसका जो एलिमेंट लिए थे वही इसमें भी चला गया। तो इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो ये भी सबसेट हो गया इसका। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर x2 बिलोंग इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वी गेट S2 बिलोंग इन ए यूनियन बी का होल डैश implies ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन ना बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना, क्योंकि इक्वल होता तब इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ सबसेट का चिन्ह लगा है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रूव हो गया ये। नहीं, आप बोले थे कि यदि आपको a इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो a सबसेट b दिखाओ और b सबसेट a दिखाओ, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। वही दिखाए।
ठीक है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ आगे बीएससी एमएससी जब तक पढ़ोगे तब तक यूज होता है, इसलिए इसको प्रूव करवा देते हैं, आता भी रहता है हमेशा, फेमस है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, इस प्रकार का डिमॉर्गन्स लॉ है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। टू प्रूव सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे ये प्रूव करना है। तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, देखो ये प्रूव करेंगे कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये सबसेट इसका दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इससे साबित हो जाए कि इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, और जब इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। जैसे जानते तो हो कि जैसे यहाँ पे सीधी के सभी आदमी एमपी में है कि नहीं, तो सीधी सबसेट हो गया मध्य प्रदेश का। लेकिन इंडिया के सभी आदमी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इंडिया सबसेट नहीं है मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी आदमी इंडिया में हैं, तो मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो कैसे साबित करेंगे कि एमपी सबसेट है इंडिया का, एमपी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और दिखा दें कि वो इंडिया का भी है, इससे साबित हो गया कि एमपी के सभी आदमी इंडिया में कंटेन है। और फिर इंडिया के कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और दिखा दें कि इंडिया का वह आदमी क्या है, एमपी में कंटेन है, तो इंडिया भी सबसेट हो जाएगा। पर इंडिया का मान लो राजस्थान का कोई आदमी ले लिए, तो राजस्थान का आदमी लेते एमपी में कैसे बिलोंग करेगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कि इंडिया के सभी लोग एमपी में हैं, इंडिया के सभी लोग एमपी में नहीं है, लेकिन एमपी के सभी लोग इंडिया में हैं, ठीक है। तो इंडिया एमपी सबसेट है इंडिया का, लेकिन इंडिया सबसेट एमपी का नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर देख चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वही एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट x1 b एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, दैट इज x1 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के डैश का एलिमेंट x1 है, तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। डैश का एलिमेंट है तो डैश हटा देंगे तो x1 एलिमेंट नहीं होगा उसका, समझ गए ना। तो इसका मतलब x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आर, अब डज नॉट वाला है ना, यहाँ बिलोंग वाला होता था इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन के लिए आर लिखा जाएगा, ठीक है। तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब x1 ए का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, ए डैश का। तो क्या लिखोगे, x1 बिलोंग इन ए डैश आर, x1 बिलोंग इन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए डैश में हो अथवा बी डैश में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, s1 बिलोंग इन ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। आर है तो यूनियन लगेगा, और बिलोंग का साइन है ना, नॉट बिलोंग का नहीं है, ये हुआ। तो सिंस फॉर, देखो अब इसका जो एलिमेंट ले तो इसमें चला तो गया, तो सिंस फॉर x1 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, वी गेट x1 बिलोंग इन ए डैश यूनियन बी डैश। इट मीन्स जिसका अर्थ है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब हम S2 इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एलिमेंट इसमें भी कंटेन है, ठीक है। अगेन लेट
S2 बिलोंग इन A डैश यूनियन B डैश। इसका मतलब क्या होगा, S2 बिलोंग इन A डैश, यूनियन है तो R लिखेंगे, S2 बिलोंग इन B डैश। ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे तो S2 नॉट बिलोंग्स टू A एंड S2 नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, S2 नॉट बिलोंग्स टू A डैश यानी A इंटरसेक्शन B। एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं तो क्या आ गया, S2 बिलोंग इन A इंटरसेक्शन B का डैश, ये आ गया। A इंटरसेक्शन B में नहीं था तो डैश में होगा। ठीक है, तो इसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे वो इसमें चला गया। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर X2 बिलोंग इन A डैश यूनियन B डैश वी गेट S2 बिलोंग इन A इंटरसेक्शन B का डैश। इसका मतलब ये हुआ, implies A डैश यूनियन B डैश इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश। ये हुआ। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट क्या मिल जाएगा, दोनों A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश, हेंस प्रूव्ड। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको तैयार कर लेना, हमेशा आता है ये। लिख लें। अब एक क्वेश्चन भी है इस पर, देखो, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A इज इक्वल टू 2 4 6 8, B इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7। तो verify that नंबर फर्स्ट A यूनियन B का डैश बराबर A का डैश इंटरसेक्शन B का डैश। दूसरा A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो देखो एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो पहले क्या निकाल लो, A यूनियन B निकालो। तो A यूनियन B, तो A के एलिमेंट क्या हैं 2 4 6 8, यूनियन B के एलिमेंट क्या हैं 2 3 5 7 2 3 5 7। तो यूनियन निकालने से आएगा क्या बताओ, 2 3 4 5 6 7 8 भी है ना, यूनियन आ गया। अब क्या निकालें, इनका डैश निकालें। तो A यूनियन B का डैश जब निकालेंगे तो U माइनस A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B। तो U के एलिमेंट तो आपको जानते हैं, पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A यूनियन B की वैल्यू क्या है, A यूनियन B की वैल्यू क्या है, A यूनियन B के मेंबर क्या हैं, A यूनियन B के मेंबर क्या हैं, ये है, निकाले ना अभी 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो, अब इनसे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इनमें से बचेगा कौन, 2 निकल गया। तो 1 और 9 भर बचा है, बाकी सब निकल गए है ना। देखो इन एलिमेंट से इन एलिमेंट को निकाल दो तो कौन एलिमेंट बचेगा,
इसे सेट से 2 को निकाल दो, 1 और 9 बचेगा, 1 9। तो क्या आ गया, ए यूनियन बी का डैश बराबर 1 9। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो यू के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए के एलिमेंट क्या हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 4 6 8 निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 1 3 5, क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, ऐसे ना। ये हो गया ए डैश। अब बी डैश निकाल लो। तो बी डैश तो यू माइनस बी। तो बी डैश यू के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। माइनस बी के मेंबर क्या है, बी के मेंबर 2 3 5 7। दो 3 5 7 को निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9। 1 4 6 8 9। 1 4 6 8 9। अब क्या निकालना है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो निकालो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ए डैश बी डैश दोनों में हैं, 1 9 1 9 हैं, 1 9। और ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, 1 9 ए यूनियन बी के डैश में भी हैं और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा नंबर लगाओ आप, बन जाएगा, हैं, लगाओ भला। अब देखो और एक प्रूव करने वाला है, वो भी हमेशा आता है। देखो ये क्वेश्चन कई साल केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। ये है फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट सेट्स A and B, A and B, prove that A union B is equal to A intersection B if and only if। ये डबल इम्प्लाइज का चिन्ह, इसको पढ़ते हैं if and only if A is equal to B। कहने का मतलब कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल तभी होंगे जब ए और बी इक्वल सेट होगा, तभी। जैसे दिखाते ना है, जैसे मान लो ए बराबर क्या है 2 3, ठीक है, और बी बराबर भी 2 3 है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालो तब भी 2 3 आएगा कि नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी निकालो तब भी क्या आएगा, 2 3। तो दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, पर ये दोनों इक्वल सेट है तभी संभव है। ए में सेम ए और में जो एलिमेंट है वही बी में भी है, तो ए इज इक्वल टू बी है, तब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ना। तो एग्जाम्पल की मदद से तो प्रूव ही हो गया कि ए बराबर बी होने पर ही ए यूनियन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होती है। अब जब ए यूनियन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर लेकर चलो तो ए बराबर बी दिखा दो। एक बार क्या लेकर चलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी लेकर चलेंगे, तो ये प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको कहेंगे नेसेसरी कंडीशन। एक पक्ष को लेकर चलो तो दूसरे को प्रूव कर दो, तो इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन।
अब जो प्रूफ किए हो उसको लेकर चलो तो ये प्रूफ कर दो, तो इसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। क्या कहते हैं? नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन वही लगाते हैं जब डबल इंप्लाइज है। इसका मतलब ये लेकर चलो तो ये भी दिखाओ, और ये लेकर चलो तो ये भी दिखाओ। तो जब ये लेकर चलोगे ये दिखाओगे तो इंप्लाइज चिन्ह लगेगा ये वाला, और जब ये लेकर चलोगे और ये दिखाओगे तो फिर ये वाला काम करने लगेगा कि ये लेकर चले तो ये दिखा दिए। ठीक है, तो एक को बोलते हैं, एक पक्ष को प्रूव करेंगे तो उसको नेसेसरी कंडीशन कहेंगे, और जब उसी का उल्टा करेंगे तो क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। या कि ऐसे एक पार्ट को प्रूव करो और जब दूसरे करो तो कन्वर्सली लिख दो। दो तरीके हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो एक कंडीशन को प्रूव करो तो उसको नेसेसरी कंडीशन लिख सकते हो, और जब उसका उल्टा करो तो उसको सफिशिएंट कंडीशन कह सकते हो। या कि कुछ ना लिखो शुरुआत में। ठीक है, हम क्या लेकर चलें? ये इज इक्वल टू ये लेकर चलें तो ये दिखा दें। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको प्रूव कर दिए, फिर इसी का उल्टा जब प्रूव करेंगे तो लिख देंगे कन्वर्सली। क्या लिख देंगे? कन्वर्सली। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो ये थ्योरम शुरुआत होती है बीएससी फर्स्ट ईयर से, लेकिन इसमें 11th क्लास से ही आ गई। ठीक, तो लिखो क्या लेकर चलेंगे? पहले ए इज इक्वल टू बी प्रूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लेकर चलते हैं नेसेसरी कंडीशन। लिख लो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे? ए इज इक्वल टू बी लेकर चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू बी, then we have to prove that A union B is equal to A intersection B. A union B is equal to A intersection B. ठीक है, तो when अभी देख चुके हैं, when A इज इक्वल टू बी तो इम्प्लाइज, ये जानते हो कि A यूनियन B निकालो तब भी A के बराबर रहेगा, और A इंटरसेक्शन B निकालो तब भी A के बराबर रहेगा जब A और B इक्वल सेट है। अभी दिखाए थे ना एग्जाम्पल आपको, हैं? A 2 3 और B 2 3 इक्वल सेट है, तो A यूनियन B निकालोगे तो क्या आया? 2 3। तो किसके बराबर है? ए के न बराबर है। और ए इंटरसेक्शन बी निकालो तब भी आया 2 3, तो ये किसके बराबर है? ए के बराबर न है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू भी ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी ए के बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये इक्वेशन सेकंड। तो देखो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो A इज इक्वल टू B लेकर चले तो हम ये प्रूव कर दिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब क्या दिखाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन। क्या दिखाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ शुरुआत में कुछ ना लिखे होते तो इसको फिर कन्वर्सली लिख देते, पर यहाँ नेसेसरी लिख दिया, तब इसको लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे? लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी लेकर चलिए। ठीक है, then we have to prove that A is equal to B, A is equal to B। अब जो प्रूव किए हैं वे लेकर चलेंगे, और जो लेकर चले थे वे प्रूव करेंगे। तो लेकर यहाँ चले थे A is equal to B, तो प्रूव किए क्या? A यूनियन B is equal to A इंटरसेक्शन B। अब क्या करेंगे? ये लेकर चलेंगे A यूनियन B is equal to A इंटरसेक्शन B, तो प्रूव क्या करेंगे? A is equal to B। अब ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने का क्या तरीका है?
दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखा दो, ए सबसेट बी दिखा दो और बी सबसेट ए, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए सबसेट बी दिखाने का क्या तरीका है, ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो तो वे बी में भी चला जाए, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। फिर बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो यदि ए में चला जाए तो इसका मतलब बी सबसेट है ए का। और जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल सेट होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट। तो हम क्या करेंगे, ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वे क्या है, बी में भी कंटेन है। टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी वी हैव टू शो दैट, टू प्रूफ a is equal to b, we have to show that, क्या दिखाएंगे, a is subset of b and b is subset of a, b is subset of a। तो let x belong in a, तो x belong in a तो क्या होगा, x belong in a यूनियन b, जो x में एलिमेंट है सेट a में है तो a यूनियन b में होबे करेगा। ठीक है, जैसे कोई एमपी का आदमी है तो एक स्टेट बना दिया जाए एमपी और यूपी मिला के, तो जो एमपी वाला आदमी है एमपी और यूपी का जो एक सेट बना देंगे, कलेक्शन बना देंगे, तो उसमें तो होबे होब करेगा। हैं, एक ऐसा सेट बनाए जिस सेट में दोनों राज्य के आदमी उपस्थित हैं, तो उसको यूनियन कहते हैं ए और बी का। तो एक सेट का नाम एमपी का नाम ए रख दें और यूपी का नाम बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेट जिसमें एमपी के भी आदमी उपस्थित हैं और यूपी के आदमी भी उपस्थित हैं। तो जो एमपी का आदमी है तो एमपी और यूपी के यूनियन में ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके एक स्टेट बनाया गया है, वहाँ सभी लोग हैं, एमपी वाले भी हैं और यूपी वाले भी हैं। तो यदि एक्स एमपी का आदमी है तो जो एक्स से दोनों के यूनियन में भी कंटेन होगा, दोनों के यूनियन में कंटेन होगा कि नहीं। एक्स बिलोंग इन है तो एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसके बराबर लेकर चले हैं हम, देखो ए यूनियन बी किसके बराबर लेकर चले हैं, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर लेकर चले हैं। तो यहाँ ए यूनियन बी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ लिख देंगे एक्स बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ लिख देंगे रीजन कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बाई आवर हाइपोथेसिस, मेरी परिकल्पना से, बाई आवर हाइपोथेसिस, जो हम मान कर चले हैं उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग इन ए, इंटरसेक्शन लगा है तो एंड लगाएंगे, एक्स बिलोंग इन बी। तो एक्स बिलोंग इन ए के लिए एक्स बिलोंग इन बी मिल तो गया, देखो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग इन बी। तो सिंस फॉर एक्स बिलोंग इन ए वी गेट एक्स बिलोंग इन बी, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, आप क्या करेंगे, बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, अगेन लेट क्या लेते हैं, बाई बिलोंग इन बी, बाई बिलोंग इन बी। तो बाई बिलोंग इन ए यूनियन बी, जो बी में होगा, जो बी का एलिमेंट होगा, जो यूपी का आदमी है तो वह किस में कंटेन होगा, एमपी या यूपी के यूनियन में होबे होब करेगा। ठीक है, तो बाई बिलोंग इन बी, तो बाई बिलोंग इन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो बाई बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लिख लोगे ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी लेकर चले हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई बिलोंग इन ए एंड बाई बिलोंग इन बी। तो बाई बिलोंग इन बी लेकर चले तो बाई बिलोंग इन ए भी तो मिल गया। तो सिंस फॉर बाई बिलोंग इन, इसको लिख सकते हो बाई बिलोंग इन ए। तो सिंस फॉर बाई बिलोंग इन बी, बी गेट बाई बिलोंग इन ए, implies it means B is subset of A। ये इक्वेशन हो गया 4,
तो यहाँ ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ क्या मिल गया बी सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। तो देखो हम ये जो लेकर चले थे ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी लेकर चले थे, तो ए इज इक्वल टू बी दिखा दिए। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, ठीक है ना, आल्सो सफिशिएंट पर्याप्त है, प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी, A and B be any two sets, be any two sets, then difference of set A and B, of set A and B is denoted by A minus B and defined as follows, क्या जानते हो आप, A minus B is equal to x such that x belong in A and x does not belongs to B। एक्स के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, एक्स के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वही है ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एलिमेंट ए में तो हो लेकिन वही एलिमेंट बी में ना हो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब बी माइनस है, तो क्या लिखेंगे बी माइनस ए में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, ये है इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या है ए एफ बी डी जी, एफ बी डी जी एच के, then find x minus y and y minus x। तो s माइनस y निकालोगे तो क्या होगा, s के वे एलिमेंट जो y में ना हो। कौन एलिमेंट y में नहीं है, a नहीं है तो a लिख दिए, b तो है ना, c इसमें नहीं है तो c भी लिख लो, d इसमें है तो d नहीं लिख सकते, e इसमें है नहीं है तो लिख सकते हो, एफ इसमें है तो नहीं लिख सकते, तो ये होगा एस माइनस वाई। एक एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, एक वे एलिमेंट एक्स के वे एलिमेंट लिखना है जो बाई में ना हो। तो ए देखो बाई में नहीं है तो लिख दिए, सी बाई में नहीं है तो लिख दिए, और क्या ई बाई में नहीं है तो लिख दिए। तो ए के वे एलिमेंट वही लिखा है ना, ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए, पहले सेट के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो, पहले सेट के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो, तो ये एक्स माइनस वाई कहलाएगा। वाई माइनस एक्स क्या है, वाई के वे एलिमेंट जो एक्स में ना हो, तो वाई के कौन सा एलिमेंट एक्स में नहीं है, एफ है, बी
है, डी है, जी नहीं जी एच और के, जी एच और के, ये एलिमेंट होगा वाई माइनस एस। लिख लो डिफरेंशिएट और विथ एग्जाम्पल। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। देखो डिफरेंशिएट्स पर कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं। लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, सेट फॉर एनी टू सेट ए एंड बी वी हैव, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी वी हैव, हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट हैं। नंबर फर्स्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये फार्मूला है। बी माइनस ए इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश। तीसरा क्या है, ए माइनस बी सबसेट होता है ए का। चौथा बी माइनस ए सबसेट होता है बी का। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए होता है इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो। यदि ए और बी इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो ए और बी डिसजॉइंट सेट भी कहलाते हैं। यदि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो तो फाई आ गया तो क्या होता है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो ए माइनस बी ए होगा, ए माइनस बी ए होगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ, जैसे ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 है और बी इज इक्वल टू क्या है 2 4 6 8, ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो तो ए बी का इंटरसेक्शन निकालो तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है तो फाई आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ए माइनस बी यदि निकालोगे तो एक वे एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, तो ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 7। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए नहीं आ गया। तो वही तो बोल रहे हैं कि ए माइनस बी ए होगा कब, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, अर्थात कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, फाई आता हो दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये आ गया, लिख लेते ना। एक और है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है फाई। अगला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। if A, B and C are any three set, are any three set, तो ये महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं जो आगे यूज होते रहते हैं। तो सब आपको बोला जाएगा कि 11th क्लास में पढ़े थे, इसलिए जानकारी के लिए इन क्वेश्चनों को फार्मूलों को जानते रहना। A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। दूसरा ये है 3 सेट के लिए ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी।
ए माइनस सी। और तीसरा ये है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट के लिए रूल है। तो कल आपका पेपर कल ना होगा, परसों। ठीक हो गया, जाओ 20 मिनट बचा है।